हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहें क्लासेस की। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं और पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम लोग कर रहे थे आपके सीडीपी का विकास के सिद्धांत पढ़ रहे थे, जिसमें से हम 8 विकास के सिद्धांत कर चुके हैं। कहाँ तक कर चुके हैं? 8 नंबर तक। 8 नंबर का सिद्धांत कौन सा था? ये था आपका वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। कहने का मतलब ये है कि जो विकास होता है वो वंशानुगति और आपका वातावरण दोनों की अंतःक्रिया से होता है, ना कि किसी एक से। आज के वीडियो में हम देखेंगे आगे के जो सिद्धांत बचे हुए हैं। 8वें नंबर का सिद्धांत तक हम लोग कर चुके हैं। आज 9th नंबर का जो सिद्धांत है उसको देख लेते हैं। आज हम विकास के सिद्धांत का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 2 वीडियो ऑलरेडी इसके बना चुका हूँ, ये आज का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लें, लेकिन पहले थ्योरी करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो मैं अभी भी बीच में ले आऊँगा। जैसे अभी आपका अगस्त 2023 में जो पेपर हुआ है ऑफलाइन, उसके सारे सीडीपी के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद जब हम सब्जेक्ट पेडालॉजी करेंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश पेडालॉजी या फिर ईवीएस की पेडालॉजी, मैथ की पेडालॉजी, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से भी जो आपके सब्जेक्ट पेडालॉजी आई हुई है उसको भी करेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 9th नंबर के सिद्धांत से। जो विकास के सिद्धांत हम पढ़ रहे थे उसका ये 9th नंबर का सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इसको समझना, इतनी आसान भाषा में मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि आप एक बार जब पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। एक ही आयु के 2 बालक तथा बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, भाषा एवं संवेगात्मक विकास में भिन्नता होती है। कहने का मतलब ये है, चाहे भले ही 2 बालक हों, एक ही उम्र के हों, लेकिन उनका जो विकास होता है वो अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। चाहे वो मानसिक विकास की बात करें, चाहे हम शारीरिक विकास की बात करें, या फिर भाषा विकास की बात करें, या फिर हम संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें, तो ये पूरा जो विकास होता है, ये 2 बालक हों चाहे 2 बालिका, और दोनों की उम्र भले ही सेम हो, लेकिन जो विकास होगा वो भिन्न भिन्न होगा। उदाहरण से समझते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है हमारा, बालक का विकास किसी अवस्था में बालिका से अधिक होता है और किसी अवस्था में बालिका का विकास बालक से अधिक होता है। कहने का मतलब, अगर दोनों सेम उम्र के हैं लेकिन आपको कुछ समय में पता चलेगा कि बालिका की जो हाइट है वो ज़्यादा है, बालक की कम है। कुछ समय बाद पता चला कि बालक की हाइट ज़्यादा हो गई और बालिका की कम हो गई। तो जो आपका विकास का स्तर होता है, जो विकास होता है, वो अलग अलग 2 बालक या बालिकाओं का भिन्न होता है। दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जुड़वा भाई बहन हो या फिर जुड़वा भाई भाई हो और बहन बहन हो, तो इनका भी शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास विभिन्नता रखते हैं। मतलब इनका भी जो विकास होगा वो भिन्न भिन्न होगा, ना कि एक जैसा विकास होगा। चाहे वो शारीरिक विकास की बात करें, चाहे वो सामाजिक विकास की बात करें, या जो भी आपके ब्रॉड डोमेन होते हैं उन सभी विकास की बात करें, तो भी आपका अलग अलग भिन्न भिन्न होगा, सभी का अलग अलग। अतः उनका विकास भी एक जैसा नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल जुड़वा भाई बहन का इसलिए लिया गया कि जुड़वा भाई देखने में एक जैसे होते हैं, है ना। तो देखने से जो विकास होता है वो बिल्कुल एक जैसा हो, वो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल भिन्नता आपको दिखाई देगी। तो आप समझ गए यहाँ पर विकास का जो 9th नंबर का था ना, जो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताया गया है विकास का,
तो जो विकास होता है आपका, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग बालक, अलग अलग बालिकाओं का जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न होता है। अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता के हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, इससे और आपको क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट जो है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस दुनिया की प्रत्येक प्रजातियों में पाई जाती है। कोई भी प्रजातियां समान नहीं होती। उदाहरण के लिए 2 बंदर भी एक जैसे नहीं दिखते, उनमें किसी न किसी स्तर पर विभिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं। वेरिएशन एड कलर एंड ब्यूटी टू नेचर। जब इस पॉइंट की बात करें तो देखिए, जो वेरिएशन होते हैं तो किस वजह से भी वेरिएशन हो सकते हैं, कलर अलग अलग हो सकता है ना। यही तो एक प्रकृति की सुंदरता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको बता रहा हूँ पूरा, बाकी मैं हिंदी में आपको समझा चुका हूँ, यहाँ भी मैं हिंदी में बताता रहूँगा, तो आपको हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूज नहीं होना है। नोट ये है कि रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड डोंट लाफ एट अदर्स। किस तरह से, मतलब किसी की हाइट कम है तो उसका मजाक मत उड़ाइए, या कोई ज़्यादा मोटा है तो उसका मजाक मत उड़ाइए, है ना। उसका किसी का जो कलर है वो ज़्यादा डार्क है तो उसका मजाक मत उड़ाइए, या ज़्यादा वाइट कलर का है तो उसका भी मजाक मत उड़ाइए। मतलब जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, उनका रिस्पेक्ट करिए। दे वेरी टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर। मतलब अगर फिजिकल कैरेक्टर की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें, तो हाइट एक जैसी नहीं हो सकती, वजन एक जैसा नहीं हो सकता, किसी की स्ट्रेंथ, हेयर के कलर एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते। अब वेरिएशन की जो लिस्ट है ना, वो आप किसी भी तरह से देख सकते हैं। कलर में अलग होंगे, हाइट में अलग होंगे, भाषा विकास में अलग होंगे, आपका संवेगात्मक विकास में अलग होंगे। तो ऐसे आप एक एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस ढूंढेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन जब यहाँ से बनते हैं तो आपको ऑप्शन, पहले क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को समझने के बाद आपको देखना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा सही हो सकता है। अब जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं वो किस आधार पर हो सकती हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधार यानी बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कोई भी बालक बालिका हो, या दोनों बालक हों या दोनों बालिकाएं हों, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए, बुद्धि में भी भिन्नता पाई जाएगी, इंटरेस्ट में भी आपकी भिन्नता पाई जाएगी, यानी रुचि दोनों की अलग अलग होगी। वैल्यूज़ की बात करें, मूल्य की बात करें, तो भी दोनों के अलग अलग होंगे। अभिक्षमता की बात करें, एप्टीट्यूड की बात करें, तो भी आपका अलग अलग होंगे हर व्यक्ति के। पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व जो होता है, 2 व्यक्तियों का अलग अलग ही आपको मिलेगा, एक जैसा व्यक्तित्व नहीं मिलेगा। एक बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर जो आप सभी को दिमाग में रखना है। विद्यालय में यूनिफॉर्म आवश्यक है, परंतु एक शिक्षक के लिए टीचिंग टेक्निक में यूनिफॉर्म अर्थात एक समान होना आवश्यक नहीं है। ये पॉइंट इसलिए दिया गया है कि एक समान का मतलब ये नहीं है कि सभी बच्चों को एक जैसा लेकर के पढ़ाया जाए। यूनिफॉर्म आवश्यक है क्योंकि बच्चे एक जैसे दिखे, है ना। जब स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म एक ड्रेस होना ज़रूरी है, लेकिन जो पढ़ाने की टेक्निक है वो एक जैसी या एक समान बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चों के पास अपनी अलग अलग अभिरुचि होती है। इसीलिए बच्चों की अभिरुचि के आधार पर एक शिक्षक को टीचिंग टेक्निक फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि एक ही टेक्निक द्वारा सारे बच्चों को ज्ञान प्रदान या उनका ज्ञान को साझा किया जाए। मतलब जब आप क्लास में हैं तो एक ही टेक्निक का यूज नहीं करना है, क्योंकि आपके क्लास में जो बच्चे होंगे उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, व्यक्तिगत भिन्नताएं होंगी। तो अलग अलग टेक्निक का यूज करके सभी को पढ़ाना है, ना कि सिर्फ एक टेक्निक यूज करके पढ़ाना है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है। तो इंडिविजुअल, जब 2 बालक हों, 2 बालिकाएं हों, 2 मनुष्य हों, 2 व्यक्ति हों, उनमें बहुत सारी भिन्नताएं होंगी। चाहे वो बुद्धि की बात करें, शारीरिक विकास की बात करें, किसी की हाइट, वेट, है ना, हेयर कलर, बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये होता है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब शिक्षक को क्या ध्यान रखना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में?
यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, एक जैसे अनुदेशन बिल्कुल नहीं देना है। जो ऊपर मैंने आपको बताया कि आप इंस्ट्रक्शन अगर किसी को दे रहे हो तो एक जैसे नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी क्लास में जो बच्चे होंगे वो अलग अलग रुचि के होंगे, उनका इंटरेस्ट अलग अलग होगा, समझने की जो क्षमता है वो अलग अलग होगी। तो आपको क्या करना है, विभेदी अनुदेशन का उपयोग करना है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगर यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल भी शिक्षक क्लास में इसका यूज ना करें। यदि बच्चों का ग्रुप बना है तो विभेदी अनुदेशन का प्रयोग होना चाहिए। मतलब जो बच्चों का ग्रुप है वो ऐसा नहीं कि जो इंटेलिजेंट है उनको एक ग्रुप में रखा, जो कम इंटेलिजेंट है उनको एक ग्रुप में रखा, जो हैंडीकैप है उनको अलग ग्रुप में रखा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो ग्रुप बनाना है आपको वो बनाना है होमोजीनियस नहीं होना चाहिए, हेटेरोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, मतलब सेम ग्रुप आपको नहीं बनाना है। अतः सेम एबिलिटी वाले को एक ग्रुप में नहीं रखना है। मैंने जैसे बताया कि मान लीजिए बहुत अच्छे पढ़ने में बच्चे हैं, उनको अलग कर दिया, थोड़ा कम जिसको समझ में आता है या थोड़ी देर में समझ में आता है उन बच्चों को अलग ग्रुप बना के पढ़ा रहे हो, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। ये शिक्षक के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो जहाँ भी नेगेटिव चीज़ आ जाए वहाँ पर आप समझ जाइए कि वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। होमो का मतलब होता है सेम, तो वही चीज़ है कि आपको होमोजीनियस नहीं हेटेरोजीनियस बनाएं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस तरह से हो सकते हैं? तो देखिए, एक तो हो सकता है जो अनुवांशिक रूप से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, जैसे उनका मान लीजिए उनके फैमिली में उनके फादर है या उनकी मम्मी है, उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास अच्छा है, किसी की माता पिता की हाइट अच्छी है तो उस बच्चे की हाइट होगी, किसी की कम है तो किसी की कम हो जाएगी। तो ये आपके कहलाएंगे आनुवांशिकता से जो उनको डिफरेंसेस मिले हुए हैं। मेंटल मानसिक विकास भी आपको आनुवांशिकता से मिलता है, तो इसमें भी दोनों बालक बालिकाओं में अंतर होगा या फिर दोनों बालकों में अंतर होगा, या दो बालिकाएं हैं अगर उनका कंपेयर करेंगे तो भी उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे। तो जो मानसिक विकास होगा वो भी आपका अलग अलग होगा। इसी तरह से बात करें अगर एक्वायर्ड अर्जित की हुई चीज़ों में से भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। जैसे कि सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो सामाजिक विकास सबका अलग अलग होगा। अब वो इसलिए अलग होगा कि कोई बालक कहीं और रहता है और कोई बालक कहीं और रहता है, तो जिस हिसाब से वहाँ का माहौल होगा उस तरह से बच्चा सीखेगा। कल्चरल यानी कि संस्कृति की बात करें, है ना, तो जिस संस्कृति में बच्चा पलेगा बढ़ेगा वही एक्वायर करेगा ना, वही अर्जित करेगा। दूसरा बच्चा मान लीजिए साउथ अफ्रीका में रहता है या साउथ इंडिया में रहता है और जो नॉर्थ इंडिया में रहता है, उनके कल्चर में क्या होगा, अंतर होगा। तो यही आपकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी अब कोई बच्चा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और एक बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, तो दोनों में आपके एजुकेशनल में जो डिफरेंसेस हैं वो बिल्कुल आपको दिखाई देंगे। तो ये भी एक कारण है कि सबके अलग अलग रुचि हो सकती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सभी में होते हैं। इमोशनल, ये भी अर्जित किया जाता है, एक्वायर किया जाता है। तो इमोशनल जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत आता है, क्योंकि सांवेगिक विकास जो है सभी व्यक्तियों का, सभी बालक बालिकाओं का, बच्चों का अलग अलग होता है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई कि आपके जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से भी भिन्नताएं मिलती हैं। चलिए, अगला सिद्धांत है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ बैगेज पैटर्न। अब वो कैसे, इसको पढ़िएगा और समझिएगा। इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्राणियों का विकास, चाहे वो शारीरिक विकास हो, आपका मानसिक विकास हो, भाषा एवं संवेगात्मक विकास हो, समान रूप से होता है। अब एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, जैसे पशु से उत्पन्न संतान पशु ही होगी और मानव से उत्पन्न संतान मानव ही होगी। तो इसमें बात की है समान प्रतिमान सिद्धांत की। तो ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आया। दूसरा बात करें, गरीब परिवार का बालक भी चलना सीखने से पहले घुटनों के बल चलना सीखता है, व अमीर परिवार के बच्चे भी घुटनों के बल ही चलना सीखते हैं। अर्थात चाहे वो गरीब हो या अमीर, प्रतिमान समान रहता है। समझ में आ गया कि जो आपका प्रतिमान है वो समान रहेगा, जो पैटर्न होगा वो समान रहेगा। समान प्रतिमान का सिद्धांत इसीलिए
कहा गया है इसको कि पशु से उत्पन्न संतान पशु होगी, मानव से उत्पन्न संतान मानव होगी। और जब तो बालक की बात करी जाए, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे वो अमीर का बच्चा हो, पहले वो घुटने के बल ही चलना सीखेगा, उसके बाद ही खड़े होना, फिर चलना दौड़ना, ये जो क्रम होता है यही रहेगा। ऐसा नहीं है कि गरीब परिवार का जो बच्चा होगा वो पहले बैठना सीखेगा और अमीर परिवार का बच्चा जो है वो डायरेक्ट चलना सीखेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अतः आपका जो विकास होगा वो उसका प्रतिमान जो होता है वो समान होता है, बच्चा चाहे गरीब का हो अमीर का हो किसी का भी हो। एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल भाषा में आपको उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप रिपीट करके दोबारा देखिए, दोबारा में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला है हमारा जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। विकास आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। कैसे? इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, उसके बाद ही विशिष्ट क्रियाएं करता है। फॉर एग्जाम्पल, चलिए ये उदाहरण समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो विकास है वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसे? बालक सर्वप्रथम उत्तेजना का अनुभव करता है और बाद में संवेगों को प्रकट करता है। बालक का बचपन में रोने का तरीका अलग, थोड़ा बड़ा होने पर अलग, थोड़ा और बड़ा होने पर मन ही मन रोया करता है। या भाषा विकास में पहले सामान्य शब्द सभी पक्षियों को चिड़िया कहना और बाद में विशिष्ट शब्द यानी कि विभिन्न पक्षियों के नाम लेना आरंभ कर देता है। तो पहले क्या करता है? सामान्य शब्दों का उपयोग करता है, जैसे सभी पक्षी हैं तो सबको वो चिड़िया बोलने लगा। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता जाता है फिर वो अलग अलग पक्षियों के नाम लेना भी प्रारंभ कर देता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर हो गया। इसी तरह बालक सर्वप्रथम क्या करता है? उत्तेजना का अनुभव करेगा, फिर संवेग यानी कि इमोशंस को प्रकट करता है। बचपन में रोने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, फिर उसके बाद जब बड़ा हो जाएगा तो और अलग, फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो और ही अलग, और जब और बड़ा हो जाएगा तो मन ही मन रोना स्टार्ट होगा। तो ये आपका क्या हो गया उदाहरण? सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास चलता है। उदाहरण के तरीके से मैंने समझा दिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट्स में आपको जरूर बताना है कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। 12 नंबर का सिद्धांत देख लेते हैं, प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। ये अलग अलग पॉइंट बनाए गए हैं। इतने पॉइंट आपने अगर विकास के सिद्धांत के पढ़ लिए तो विकास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा सिद्धांत से रिलेटेड तो आप गलत नहीं करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ फास्ट डेवलपमेंट इन अर्ली ईयर्स। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विकास अधिक तेजी से होता है, अर्थात अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा कुछ विशेष अवस्थाओं में विकास अधिक तेजी से होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो शिशु अवस्था में वृद्धि और विकास तेज गति के साथ होती है। अगला, आपने भी बच्चे को देखा होगा बचपन में, जब शिशु अवस्था में होता है तो बच्चा की जो ग्रोथ होती है, जो विकास होता है वो जल्दी होता है। इसके बाद बाल्यावस्था में आता है तो थोड़ी सी स्लो हो जाती है विकास की प्रक्रिया। इसके बाद जब किशोरावस्था में आएगा तो फिर से गति तेज हो जाती है विकास की। अगला पॉइंट है हमारा संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कुमुलेटिव एंड रिकैपुलेट। विकास संचयी होता है और इसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। संचयी का अर्थ है जोड़ते रहना। मतलब मान लीजिए पहले बच्चे को पता था ये सिर्फ पक्षी हैं, सभी को चिड़िया बोल रहा है, फिर उन चिड़ियों का नाम उसी में ऐड हो गया, चिड़िया थी फिर अलग अलग नाम ऐड कर दिया गया कि ये कौन सी चिड़िया है, ये कौन सी चिड़िया है, तो बच्चे को चीज़ें समझ आने लगती हैं। तो वो क्या करता है? संचय करता है। और संचय का मतलब क्या होता है? जोड़ते जाना। फॉर एग्जाम्पल, शैशवावस्था का आत्म प्रेम किशोरावस्था में भी देखा जा सकता है। तो ये आपका हो गया पुनरावृत्ति, क्योंकि शिशु अवस्था में भी स्वप्रेम खुद से ज़्यादा प्रेम होता है और किशोरावस्था में भी खुद से ज़्यादा प्रेम होता है। दूसरा उदाहरण देखें, शैशवावस्था में भी बालक कल्पना जगत का विचरण करता है और पुनः जब वह किशोरावस्था में आता है तब भी उसको कल्पना जगत का विचरण करते हुए देखा जा सकता है। समझ पा रहे हैं आप? शिशु अवस्था में भी बालक क्या होता है? कल्पना जगत में खोया रहता है,
कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होता है, वैसा होता है। जब किशोरावस्था में भी आता है सेम सिचुएशन तब भी हो जाती है। ये आपको खुद जब फील करेंगे ना तो कभी भी नहीं भूलेंगे कि जब आप किशोरावस्था में तो किस तरह से आप सोचते थे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरी ऐसी जॉब लग जाएगी, वैसी लग जाएगी। लेकिन जब हकीकत में आप आते हो तब आपको पता चलता है कि हकीकत है क्या। अगला एग्जाम्पल है, बालक का बोला गया पहला शब्द और रखा गया पहला कदम पूर्व के निरंतर विकास कार्यों के संचयी प्रगति करता है। मतलब वही बात है, जो आपने शब्द सीख लिया तो उसके आगे ही आप शब्द सीखेंगे तो उसमें जोड़ते जाएंगे। पहला कदम चलेंगे, उसके बाद ही फिर अगला कदम, फिर अगला कदम, उसी में जोड़ते जाएंगे तो आपका विकास निरंतर होता रहेगा। इसी तरह से आपका जो विकास होता है वो संचय और पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहलाता है। अगला सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट प्रेडिक्शन। मतलब विकास को प्रेडिक्ट किया जा सकता है कैसे। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार बालक है उसे देखकर हम उसके भविष्य के बारे में बता सकते हैं, अर्थात भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब जिस प्रकार का बालक है का मतलब क्या है कि जिस प्रकार बालक है, अगर उसकी रुचि पढ़ने में है, स्पोर्ट में है, या क्रिकेट में है, या फिर फुटबॉल खेलने में है, तो अनुमान लगा सकते हैं कि बड़ा होकर के बच्चा फुटबॉल खेलेगा या क्रिकेटर बनेगा या फिर आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा। तो हम विकास का जो विकास होता है उसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, भविष्यवाणी करा जा सकता है कि ये बच्चा बड़ा होकर के ये बनेगा। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, बालक के विकास को देखकर हम कह सकते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, यह आगे भविष्य में कौन सा व्यवसाय चुनेगा। वही चीज मैं अभी आपको समझा रहा था। अगला सिद्धांत है हमारा 15 नंबर का, विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। अब ये कैसे है, जन्म के बाद बालक के विकास में प्रशिक्षण तथा परिपक्वता दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। बालक का विकास इन दोनों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, यानी कि परिपक्वता पर और सीखने पर, दोनों की अंतःक्रिया पर ही बालक का विकास निर्भर करता है। समझ में आ गया आपको ये वाला पॉइंट। 16 नंबर का जो सिद्धांत है उसको पढ़ लेते हैं। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चरल चेंजेस। बालक का विकास संस्कृति के परिवर्तन के अनुसार प्रभावित होता है। संस्कृति के अनुरूप ही व्यक्ति ढल जाता है। संस्कृति की उन्नति बालक के विकास में उसके मात्रात्मक गुणों का विकास करती है। तो आप जिस तरह से कल्चर में रहेंगे वो कल्चर जो है आपको अफेक्ट करेगा, आपको प्रभावित करेगा। अगर आप साउथ में चले जाएंगे, साउथ इंडिया में चले जाएंगे, तो आपको जो वहाँ का कल्चर होगा वो आपको प्रभावित करेगा। अगर आप नॉर्थ इंडिया में आ जाते हैं और साउथ इंडिया के हैं तो आपको यहाँ का कल्चर आपको प्रभावित करेगा। अगला हमारा जो सिद्धांत होगा, आज का लास्ट सिद्धांत ही है ये, विकास की आरंभिक बुनियाद महत्वपूर्ण, यानी कि द इनिशियल फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट। विकास की जो आरंभिक नींव होती है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति की अभिवृत्ति, आदतें, व्यवहार का जो प्रारूप आरंभिक वर्षों में विकसित होता है वही आगे आने वाले वर्षों में व्यक्ति के जीवन के समायोजन को निश्चित करता है। कह नहीं देते कि आपका जो पहला कदम जिस ओर जाएगा ना, आपका फ्यूचर वही डिसाइड करता है। तो सेम चीज़ है कि आपके जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं, जो बुनियादी आपके वर्ष होंगे, या आप कह सकते हो विकास की जो नींव होगी, वो बहुत ही ज़्यादा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आपकी नींव किस तरह से रखी गई है, आपकी आदतें क्या है शुरू में, आपका व्यवहार कैसा है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके विकास के लिए। तो चलिए, हमारा जो विकास का सिद्धांत, जो आपके विकास के सिद्धांत थे वो सभी कंप्लीट हो गए।
किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। और इसके पहले के वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। CDP प्लेलिस्ट के नाम से बनी हुई है आपकी, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो वहाँ से पहले पुराने वीडियो देख लें, तभी आगे की वीडियो देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। अगर आपका कोई पॉइंट रह गया है जो आपको समझ में ना आया हो, कुछ प्रॉब्लम जा रही हो समझने में, तो कमेंट्स में ज़रूर आपको बताना है। लेकिन जिस सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं विथ एग्जाम्पल के, आपको उदाहरण दे करके समझाया है, तो अगर आपने ये उदाहरण अच्छे से समझे होंगे तो उदाहरण से ही आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब ये वीडियो चाहे आप देखिए किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे सी-टेट हो, आपका यूपी टेट हो, अभी एच-टेट का नोटिफिकेशन आया है उसके लिए हो, या बिहार टेट हो, आपका उत्तराखंड टेट हो, हरियाणा टेट हो, उत्तराखंड का टेट हो गया, छत्तीसगढ़ टेट हो गया, मतलब ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट के टेट एग्ज़ाम या फिर सी-टेट की तैयारी करते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपकी क्लासेस है। जैसे MP टेट की बात करें तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक ज़रूर करना है और कमेंट्स में बताना है कि क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी डाउट रहता है तो ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।